8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। वक्त की पाबंदी से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपकी दहलीज पर आकर सुरीली सदा देता है, कोई मजबूरी, लाचारी या कोई कमसिनी या बंदिशों से आगे की सोच रखता है, कामयाबी से भी आगे की सोच रखता है, मंजिल को पाने के लिए वो अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करता है। मंजिल पाने की उसकी तलब और उसकी ईमानदारी उसको कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा देती है, और कामयाबी की यही कभी न ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पर एक हसीन बोसा देती है। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। तो नाजरीन, आज के इस शुमारे में हमारे मेहमान बेहद ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर भारत भूषण त्यागी साहब। आप पद्मश्री हैं और आज जैसा कि आप जानते होंगे कि ज़राअत के शोबे में, कृषि के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में इनके ख़ास योगदान के लिए इनको भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। भारत भूषण त्यागी साहब, पहला सवाल आपसे ये कि आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के मतलब बताइए, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के मतलब बताइए, आपकी पैदाइश, आपका माहौल, आपकी पढ़ाई लिखाई हमारे नाज़रीन को बताइए। जी सभी को बहुत हृदय से शुभकामना और नमस्कार करते हुए, मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है। मैं जनपद बुलंदशहर के एक गांव बीटा का रहने वाला हूं। सन 1954 में 4 जनवरी सन 1954 को मेरा जन्म हुआ किसान परिवार में, और वहीं से अपनी एक यात्रा शुरू हुई। माता पिताजी की प्रेरणा से बराबर पढ़ाई करते रहे, और उन दिनों भी यही एक सपना था कि पढ़ाई के बाद में ज़िंदगी को एक अच्छे सिरे से जीने का इरादा था। उसी सिलसिले में जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई के साथ में जो भी कुछ बेहतर से बेहतर पढ़ सकते थे वो किया। लेकिन जब मैं पढ़ाई के बाद वापस पिताजी से मिलने गया तो मैंने पूछा कि अब पढ़ाई लगभग पूरी है और मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेरे से कही जी कि मेरा इरादा आपको नौकरी का नहीं है, आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी। हमने उनसे इस बात को इसलिए पूछा कि आज जो पढ़ाई का जो मकसद है वो नौकरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप हमसे कह रहे हैं कि आप नौकरी ना करो और खेती करो, तो ऐसा क्यों? तो इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि मैं ऐसा देखता हूँ कि भारत में जिस प्रकार से आज़ादी के बाद आधुनिकता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षा और कृषि दोनों का महत्व कमज़ोर होता जा रहा है। गांव के स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले समय में यदि आप अपनी पढ़ाई का प्रयोग इन दोनों ही जगह पर कहीं करोगे तो अच्छा लगेगा, और मेरी इच्छा ये है कि आप कृषि में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य, जिसको हम हदफ कहते हैं, हाँ, तय किया कि खेती किसानी को ही आगे बढ़ाना है और इसमें जो कुछ अच्छा हो सके वो करना है। मगर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, आप कैसे कदम दर कदम
ऊपर की तरफ बढ़ते गए, आपने नए तजुर्बात लिए और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं हज़ारों किसानों को आपने प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है। और खेती के मुतालिक, आज की खेती के मुतालिक आपके नज़रियात क्या क्या हैं, आपका विचार क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये बताइए। ये आपने बहुत अच्छी सवाल, ये शुरुआत भी बहुत अच्छी है ये। जी जी। कि जब 75-76 में ये तय हो गया कि अब मुझे अब खेती में जुड़ना है, तो मैंने एक पहले बार सोचा कि क्यों ना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों को जी शिक्षा के साथ जोड़कर किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाए। बहुत खूब सर। वो एक बड़ा जिम्मेदारी का काम था और हम इसके लिए हमारा जो संस्थान है हमारे नज़दीक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, जी सभी लोग जानते भी हैं, हमने वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क किया और खेती प्रारंभ की। उस खेती का नाम है कि लागत आधारित हम किस प्रकार से खाद, बीज, दवाई, जुताई और सिंचाई का काम करते हुए आगे बढ़ें और खेती में अधिक से अधिक उत्पादन पैदा करें ताकि राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कुछ दिनों के बाद में हमने जिस प्रकार के तंत्र और जिस प्रकार की सिफारिशें थी वो सारे प्रयोग किए, लेकिन एक बात चौंकाने वाली सामने आई जी कि हमारी खेती में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। ये उत्पादन और आमदनी के बीच में जो एक गैप था जी, इसके लिए हम लोगों ने अपनी पढ़ाई का प्रयोग किया। क्योंकि मैं अर्थशास्त्री भी था, अर्थशास्त्र को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की, तो बाकायदे हिसाब लिखकर खेती का एक वर्ष तक ये जांचा कि उत्पादन जो बढ़ा है उसमें आमदनी का जो हिस्सा किसान का है वो कहाँ चला गया। तो यहाँ एक बहुत गंभीर बात निकल कर आई। वो ये थी कि हमने हरित क्रांति की शुरुआत की थी परिस्थितियों के कारण। हमारे खाने पीने की कमी थी, हमारी वितरण प्रणाली में कोई कमी थी, तो किसी भी अधूरेपन को लेकर हम लोगों ने एक परिस्थिति के कारण उसको दूर करने के लिए हमने खेती की शुरुआत की। लेकिन हमने जो उसके लिए तंत्र बनाया, जो व्यवस्थाएं बनाई, वो व्यापार मानसिकता से थी, अर्थात बाजार केंद्रित व्यवस्था हमने बनाई। इससे नुकसान क्या हुआ कि जुताई, सिंचाई, खाद, बीज और दवाई, जी मोटे तौर पर इन सब चीज़ों का जो केंद्र है बाजार बनते गए। किसान बाजार से कृत्रिम चीज़ों को लाना, खेत में डालना, अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक लागत, और इन सब चीज़ों का ध्यान देते देते कहीं भी ये समीक्षा नहीं की गई कि इससे धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई और उनमें विशेष रूप से एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये एक तरीके से एक रेखीय अर्थव्यवस्था है। किसान कितना ही भी उत्पादन करे लेकिन इसमें उसको आर्थिक लाभ बहुत कम मिलेगा, ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा बाजार को चला जाएगा। त्यागी साहब, एक सवाल जो कि आता है कि हिंदी में कहें कि एक मानसिकता है कि आधुनिक होना इस बात से तय होता है कि साइंटिफिक होना, यानी कि केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप मॉडर्न कहलाएंगे, मगर ऐसा है नहीं। इसी बात को शायद आपने समझाने की कोशिश की कि लागत इतनी ना हो जाए कि फिर वो उत्पादन और लागत का जो संतुलन है, हिंदी में कह लें, उसमें जो आमदनी का पक्ष है वो पीछे रह जाए, कम रह जाए। शायद यही कहना। बिल्कुल आप यही कह रहे हैं, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जिससे जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं उनको थोड़ा ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो आर्थिक असंतुलन है उसका कारण ये था कि हमने जो भी चीज़ें थी वो बाजार को केंद्रित कर दी और बाजार के पास अधिकार था। जैसे मैं यदि कोई सामान मंडी में बेचना चाहूँगा तो मैं कीमत नहीं लगा सकता, बाजार ही कीमत लगाएगा। वो राष्ट्र के लिए कोई तरीका था, लेकिन वो व्यवस्थाएं जब एक तरफा होती चली गई तो किसानों की आर्थिक कमजोरी बढ़ती गई, गांव की आर्थिक कमजोरी बढ़ती गई। यहाँ से एक मन में सवाल उठा कि इसका विकल्प क्या होगा, हम रसायनों से भी कैसे बचें, हम अपनी धरती को भी सुरक्षित कैसे रखें, हम अपने देश के लिए अच्छा उत्पादन भी करें, क्योंकि जिस उत्पादन में जहर है कल को इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग कम होगी और हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं बीमारियां यानी कि एक जिस दिशा में खेती को जाना था, हाँ, जिस दिशा में ज़राअत को जाना था, जिस सिमत जाना था, वो उस सिमत नहीं जा रही थी बल्कि किसी और दिशा में चली जा रही थी, जिसको काबू करना और रोकने की ज़रूरत थी। अब अगला सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जो 20 सालों की आपकी तपस्या है, जो आपकी कोशिश और मेहनत है,
आपको क्या लगता है, आप कहाँ तक उसमें कामयाब हुए, कहाँ तक पहुँचे, और क्या कुछ अभी हासिल करना बाकी है, क्या कुछ अभी छूटा हुआ है? देखिए, इस यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जिनको बताना बहुत ज़रूरी है। पहली प्रेरणा तो माता पिता से ही मिली, बिल्कुल। और ये पता लगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से हम जो चल रहे हैं वो कहीं एक तरफा ना हो जाए, और वैज्ञानिक के आधार पर जो खेती की तंत्रणा की गई है, जो सिफारिशें की गई हैं, वो केवल बाजार केंद्रित नहीं, उनमें प्रकृति की व्यवस्था को भी ध्यान रखा जाए। दूसरी बात ये आई कि राष्ट्र के सामने भी कुछ चुनौतियाँ हैं। और जब मैं 2013 में एक कार्यक्रम में गुजरात गया था, तो उस समय हमारे जो अब प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे जी जी। उनको सुनने के बाद में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दोबारा से गंभीरता के साथ में हमको अपनी खेती की समीक्षा करने की ज़रूरत है। और वही बात आगे बढ़ के हुए 2018 में ये बात स्पष्ट होने लगी कि यदि गांव की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, किसानों की आमदनी कम होगी, तो ऐसी स्थिति में देश की समृद्धि के लिए एक चुनौती होगी। तो ऐसे इस तरीके से मैं इस बात को यहाँ भी जोड़ूंगा जो आपने मुझसे पूछा है कि परिवर्तन के साथ में कुछ प्रेरणाएं भी जुड़ी रहती हैं। तो माता पिता की प्रेरणा के साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी प्रेरणा रही, और इस बात को लेकर आगे चल के जब वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया तो एक बात बड़ी और खड़ी हुई, वो ये थी कि प्रकृति के साथ मनुष्य विरोध नहीं चाहता है, लेकिन होता क्यों है? इसका पता लगा कि हमने कहीं ना कहीं जो हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी जो सोच है, उसमें हमने कहीं आधुनिकता को ज़्यादा महत्व दिया है, पैसे को ज़्यादा महत्व दिया है। हमने अपने समझने पर और हमने अपनी मेहनत करने पर उसको महत्व कम दिया है। इस संतुलन को पूरा करने के लिए मैं बहुत सारी फिलॉसफियाँ, बहुत सारे दर्शन पढ़ता रहा, और अंत में 1997 में मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में परमाणु के विकास क्रम और व्यवस्था को पढ़ने से मुझे खेती, प्रकृति, समाज व्यवस्था, राजनीति और जितने भी ये व्यवस्थाएं हमने बनाई, इनके एक बहुत सुंदर विकल्प दिखाई देने लगे। किसान अभी इसी जिम्मेदारी के मतलब एक सवाल ये कि क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, बाधाएं आपके इस काम में आई, जिनको लगता है कि आपके साथ आपके लिए बड़ी बड़ी कठिन थी और आपने उसको बड़ी आसानी से और बड़ी मेहनत से पार किया? व्यक्तिगत जिंदगी में रिजवी साहब कुछ ऐसे मुद्दे सामने ज़रूर आए कि जिनमें जैसे हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर अच्छा क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है जी। हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं, पर प्रकृति के सिद्धांतों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम तकनीकी और विज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हम उत्पादन में लागत के आधार पर, बजट के आधार पर कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आदमी की समझ की उसमें क्या भूमिका होगी इस पर ध्यान नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती मुझे ये दिखाई दी कि जिस कार्य योजना को हम राष्ट्रीय स्तर पर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी विधिवत जो अध्ययन और प्रशिक्षण की प्रणाली है वो पूरी नहीं है। और उसी बात को मैं जोड़कर फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये 3 क्रियाएं हैं: समझना, सीखना और करना। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम यदि केवल करने पर ध्यान देते हैं या करने पर भी किसी तकनीकी और विज्ञान को ही जोड़कर बात करेंगे, तो प्रकृति की व्यवस्था को समझने की जो मौलिक ताकत मनुष्य के अंदर होती है वो कमज़ोर होती जाती है। और मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रकाश में ये आदरणीय श्री अग्रहा नागराज जी के द्वारा इसको ये प्रेरणा रहे और इसका प्रकाशन हुआ। और मोटी सी बात उसमें ये थी कि ये जो पदार्थ है ये विकसित होकर पेड़ पौधों से पशु पक्षी और पक्षियों के बाद मनुष्य, इन चारों का सहअस्तित्व है। हम यदि इसको लाभ की दृष्टि से देखेंगे तो छोटी बात हो जाएगी, हम यदि इसको समृद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि एक मौलिक परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में यहीं से हुआ कि जब तक हम व्यापार की दृष्टि से प्रकृति को देखते रहे तो प्रकृति की घटनाओं में कुछ अच्छा लगता था, कुछ बुरा लगता था। लेकिन जब एक दाना ज़मीन में डालता हूँ और 1000 दाने पैदा होते हैं, 1 किलो गेहूँ पैदा कर ज़मीन में डालता हूँ तो कई कुंटल गेहूँ पैदा होते हैं। मतलब मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि 1 किलो गेहूँ ज़मीन में डालकर 100 किलो गेहूँ निकालना एक किसान के लिए आसान बात है। कहने का मतलब कि जो कुछ हम प्रकृति को, जो कुछ हम नेचर को, कुदरत को देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो हमें वापस करती है। आपने इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, सिखाया हज़ारों लोगों को, कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा तजुर्बा रहा उन लोगों के बीच
वो ज़रा हमारे नाजरीन से साझा करिए। विजय साहब, इसी में एक प्रेरणा है बहुत बड़ी जी कि पहली बात तो मुझे ही प्रेरणा नहीं मिलेगी तो मैं दूसरे को कैसे बता पाऊंगा। जी। तो बड़ी प्रेरणा मुझे प्रकृति से मिली कि जब मैंने प्रकृति की वास्तविकताओं को देखना शुरू किया तो 3 मौलिक बात हमारे सामने आई कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने की क्षमता प्रकृति में है, और एक खेत में अनेक फसल लगाने की क्षमता प्रकृति में है, और एक ही पौधे को लगाकर 50 वर्ष तक भी उत्पादन लेने की क्षमता प्रकृति में है। तो सवाल ये था कि किसान कमजोर क्यों है, किसान गरीब क्यों है। इन्हीं बातों को हमने अपने साथ में पहले खेत में प्रयोग किया। खेत में प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ी बात थी कि क्या परिवार साथ देगा। तो परिवार में दोनों बेटे बेटी सबके साथ में ये बात प्रस्तावित करके रखा कि हमको यदि ईमानदारी से अच्छी आमदनी खेत में मिल जाए तो इसलिए हमको अब जो अर्थशास्त्र चल रहा है इससे भिन्न हटकर हमको कुदरत के अर्थशास्त्र पर, कुदरत के निज़ाम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बहुत बेहतर चर्चा रही परिवार के साथ। और हमने कहा कि देखो इतना काम हम कर सकते हैं, और इतना काम करते करते परिवार की इसमें क्या क्या भूमिका है, और इसके 2 कदम है। जो आपने प्रेरणा की बात कही, इसके 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप था कि पूरा परिवार मिलकर खेत में काम कैसे करेगा, और दूसरी बात थी कि दूसरा कदम ये होता है कि हम अपने उत्पादन को उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएंगे, ताकि बाजार की जो असंतुलन था, बाजार का जो एक तरीके से मैं उसको शोषण भी कहूँगा तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनमानी से वो एक तरफ चल रहा है, उसका जवाब भी यही है कि हमने अपने उत्पादन के बाद में उसका प्रसंस्करण भी किया, उसका जैविक में प्रमाणीकरण भी कराया, उसको कंज्यूमर तक, उसके जो उपभोक्ता तक बेचने का भी एक सिलसिला बनाया। हमने सभी से एक बात कही है कि आदमी का अनुयायी नहीं होना है, प्रकृति की प्रेरणा को समझना है, प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, सिद्धांतों को स्वीकारना है, और एक खेत में अनेक फसल का एक विज्ञान समझते हुए हम खेती में तीनों चीज़ों को साथ साथ जोड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, जी, लोगों का प्रशिक्षण करते हुए जी, कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा वाक़या जो कुछ आपको आपके जहन में बस गया हो किसानों से बात करते हुए? अभी आपने मेरे मन की बात ले ली। मेरे मन में एक बड़ी बात आई थी क्या कि प्रशिक्षण भी कई बार व्यापार की तरफ बढ़ जाता है कि हम लोगों को बुलाएंगे, हमको फीस मिलेगी, पैसा बचेगा, कहीं से आएंगे। जी। तो हमने फिर अपने इस परिवार का नाम, पहले परिवार संस्थान था, फिर इसका नाम रखा हमने कृषि तीर्थ, क्योंकि जो प्रशिक्षण है ये तो अधूरा शब्द है, सही मायने में तो अध्ययन है। मैंने कुछ समझा है, मैंने अपने साथी को समझाया है। तो जब हमने पहली बार में ही अपने किसान को और अपने वैज्ञानिकों को अपना एक साथी मान लिया तो फिर अब इनके साथ व्यापार तो होगा नहीं, उपकार ही होगा। तो उपकार भाव से कृषि तीर्थ की चेतना में हमें कोई बात आड़े नहीं आई। बस एक बात बड़ी मुश्किल लगती थी कि यदि एक किसान परिवार में एक वर्ष में 8-10 हज़ार आदमियों का आवागमन होगा तो उनको हम कैसे मिलकर पूरा करेंगे। इसमें परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं अपनी पत्नी को इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने निजी स्तर से ये संकल्प लिया कि आने वाला कोई भी मेहमान हमारे परिवार के लिए मेहमान है, अतिथि है, हम उसका उसी भाव से सादर आदर करेंगे जहाँ पर पैसा बड़ी चीज़ ना हो। त्यागी साहब, एक सवाल ये कि माँ बाप की प्रेरणा तो थी ही, वो तो रहती है, मगर उसके बाद जब वो आपको छोड़कर चले गए, फिर का समाज और आपका परिवार, कौन सी ऐसी वजूहात थीं, कौन से ऐसे कारण थे जो आपने अपने आसपास देखे? ये सवाल शुरुआत में ही आना था, मगर अभी मेरे जहन में आया कि आपको लगा कि नहीं, समाज के लिए, किसानों के लिए, खेती के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जबकि आप के माँ बाप नहीं रहे। और वो वक्त था जब, जैसा मुझे ज्ञात है कि शुरुआती दौर था आपकी ज़िंदगी का। बिल्कुल। उस अनुभव को साझा करिए, कैसा लगा आपको? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है और मैं बहुत साधुवाद करता हूँ आपके लिए, क्योंकि जब 10 वर्ष तक मैं जूझा हूँ तो मेरे मन में किसानों के प्रति संवेदना बढ़ने लगी, क्योंकि तकलीफ केवल मेरी नहीं है, ये भारत के पूरे किसानों की है। और दूसरी घटना देश में ये बढ़ रही थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो लघु और सीमांत किसानों की संख्या भी बढ़ रही थी। इन किसानों की बड़ी पीड़ा ये थी, ना तो ये अपने दायरे में किसान ही थे और ना अपने दायरे में ये मजदूरी थे। तो जब आदमी गांव में रहते हुए ना तो अपने को मजदूरी मानने को तैयार है और ना ही
किसान मानने को तैयार है तो वो जाएगा कहाँ? और यदि हम लोग सब गांव को छोड़कर शहर में जाएंगे तो ये दुनिया में जीने का भी कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल जी। तो इन सभी बातों को लेकर ये जो किसानों की जो संवेदना थी कि सम्मानजनक पैसा कैसे मिले, गांव में रोजगार कैसे बढ़े, गांव में खाने पीने की चीज़ों को हम कैसे जहर से मुक्त करें, और गांव में प्रकृति को, पर्यावरण को, पानी को, नदियों को कैसे संरक्षित रखें, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर आधुनिकवाद के कारण कुछ सोचें हमारी छोटी हो गई थी। तो त्यागी जी, इस प्रसंग की चर्चा जो आपने की, तो ये बड़ा शुभ है कि देश का जो मुखिया है वो इस तरह से हमारे सारे देशवासियों के लिए और देश की समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए सोचता है। आप अपनी बात बताएं, किस तरह का अनुभव था आपका? देखिए, मैं जो आपने अभी कहा कि जब कभी भी देश का जो शीर्ष नेतृत्व होता है और वो किसी बात को तरफ इंगित कराता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारी आंतरिक स्तर पर भी उसकी कोई आवश्यकता है। किसानों की आमदनी बढ़ना केवल किसानों की समस्या नहीं है। खेती और प्रकृति के बीच में जो एक असंतुलन आया है, जी जी, और हमारी जो इकोनॉमी है कहीं एक तरफ हो रही है। हमारे गांव में बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो या मिशन लाइफ के जरिए जो हमने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये बात रखी थी कि प्रकृति का संतुलन और इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करते हुए देश में विकास के नई मानक बनाने होंगे, पर्यावरण की भी बात करनी होगी, स्वास्थ्य की भी बात करनी होगी, और जनता के केवल पेट भरने की बात नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भरण पोषण की बात होगी। तो ये देश का जब शीर्ष नेतृत्व इस तरफ ध्यान दिलाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं इसमें आपके इस कार्यक्रम के आधार पर एक और निवेदन करना चाहूँगा। जी जी, बताइए। कि जब हम खेती और प्रकृति के रिश्तों को देखते हैं तो इस समय हमारे वैज्ञानिकों को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। वो सब चीजों को व्यापार के दर्जे से ना देखें, प्रकृति के संतुलन और व्यवस्था के नजरिए से भी देखें, क्योंकि कुदरत का निजाम हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है। ये निजाम हमारे जीने के लिए है। इसमें यदि जीने की जगह को हम नहीं तलाशेंगे और हम अपनी मनमानी से इसके विरोध में कुछ करते जाएंगे तो सफर लंबा नहीं है। धरती का तापमान जिस तरीके से बढ़ा है, जिस प्रकार से जैव विविधता में कमी आई है, ऋतु असंतुलन है, थोड़े समय में ज़्यादा बारिश हो रही है, ये आघात हैं। इसको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना हम लोगों ने इसको जिया और भोगा है। नुकसान हमें सामने दिख रहा है। हाँ। इसे तो बताने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। तो अब मेरा इसमें सार यही है, छोटी सी बात को, कि प्रकृति के साथ वैज्ञानिक भी अपना नज़रिया बदले, नीति निर्धारक भी अपना नज़रिया बदलें, शिक्षा में भी इसका एक अलग तरीके से सम्मान हो, और देश में जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी शोध का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें किसान को प्रशिक्षण देने का, या ग्रामीण जनमानस को कैसे वो खेती से जुड़े रहें और खेती एक जो निकृष्ट कार्य में हो गया है वो कैसे सम्मानजनक कार्य में बदल जाए, इसके लिए देश को एक नई चुनौती है। त्यागी साहब, आपसे चलते चलते आखिरी सवाल ये कि आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र रहा, जिसमें आपने गांव से लेके शहर में, दिल्ली में पढ़ाई की, और अब तो पूरे देश में आपकी योगदान की चर्चा है और वो दिख रहा है और आपने किया है, हमारे देखने वालों के लिए आपका कोई संदेश, कोई मैसेज कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, आप अपनी दुश्वारियों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को, बाधाओं को पार करें, उससे लड़ें, और किस तरह से, जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी तय की, इतने सादा तरीक़े से और इतना बड़ा काम किया जिससे आज देश में और समाज में आपकी इतनी इज़्ज़त है, आपका इतना मान है, उन लोगों के लिए कोई ऐसा संदेश कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें और कामयाब बने? बहुत बेहतर तरीके से मैं अपने देशवासियों को ये निवेदन करना चाहूँगा और सम्मान भाव के साथ में ये बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हमने जो कुछ हासिल किया वो सभी समाज का है और समाज के लिए उसकी ज़रूरत है।
यहाँ पर मुझे दो बातें दिखाई दे रही हैं। एक तो हम शहर में रहते हुए भी अपना एक नज़रिया गांव से ज़रूर जोड़ कर रखें। गांव भी हमारे हैं और शहर भी हमारा है जी। ये दूरी जो बीच में बढ़ी है इसको कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, जितना भी शिक्षित युवा वर्ग है वो एक बार ज़रूर विचार करें कि खेती कोई छोटा कार्य नहीं है। खेती को यदि हम व्यावसायिक उद्यमिता के साथ जोड़ेंगे, स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे, भारत सरकार के द्वारा कृषक उत्पादक संगठन के रूप में अपनी कंपनी बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो जो युवा पीढ़ी है उसको भी बहुत सम्मानजनक जगह है। बल्कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा तो बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में खड़ा होने जा रहा है, जिसको हम सहकारिता के आधार पर गांव में कैसे समृद्धि और स्वावलंबन आएगा, उसके लिए एक बड़ी भूमिका तैयार हो चुकी है। तो एक तो ये संदेश भी है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास चल रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर जो प्रयास चल रहे हैं, इसके समन्वय में शहर में रहने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। और मेरे इस कार्यक्रम को तो सभी लोग देख रहे होंगे, और मैं सभी से तीसरा निवेदन और ये करूँगा कि आदमी कुछ भी कर ले, कितना ही मालदार हो जाए, कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, उसको जीना तो धरती पर ही है। इसलिए बड़ी बात है। हम धरती को ना भूलें, अपने पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के आवरण को ना भूलें। हम मिट्टी के अंदर पानी की क्या भूमिका है और मिट्टी की सतह पर हमारे सांस लेने के लिए हवा कितनी हमको पवित्र चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों में ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है साथियों, ये साझे कार्यक्रम है। सरकार तो इशारा करती है, सरकार तो प्रेरणा देती है, मदद करती है, प्रोत्साहन देती है, लेकिन जिम्मेदार तो आदमी का व्यक्तित्व है। आदमी व्यक्ति अपने रूप में, खुद के रूप में यदि जिम्मेदार होता है। और मैं चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा कि पूरे वैज्ञानिक वर्ग को, पूरे देशवासियों को, हमको कहीं ना कहीं हम अपने पद को अधिकार की तरफ ना ले जाएं, हम अपने पद को जिम्मेदारी की तरफ ले जाएं। एक पिता भी ये सोचे कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रेरणा दूं, ताकि जैसा मेरे पिताजी ने किया, और ऐसे ही एक अधिकारी भी ये सोचे कि मेरे साथ जो टीम काम कर रही है उसमें मेरा अधिकार छोटी चीज़ है, मेरी अधिकारी बड़ी चीज़ है। मेरा जिम्मेदारी का मतलब होता है कि हम अपने साथियों की, दूसरे लोगों की ताकत कैसे बढ़ाएं। और ये पूरा देश साझा है, दुनिया साझी है साथियों। जिस दिन हम आँख खोल कर देखेंगे तो पूरी दुनिया के साथ सबको जीना होता है। आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने देश का और इस कार्यक्रम के सभी सूत्रधारों का, कि जो हौसले की जो उड़ान है उससे मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। आज मेरी उम्र 72-73 वर्ष है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब तक जिंदा रहूँ पूरे देश के साथ सेवा करूँ। और मेरे गांव का नाम बीटा है और मेरी जगह का नाम कृषि तीर्थ है। जिन भी भाइयों को ये मन बने कि वो हमसे मिलना चाहें, वहाँ आना चाहें, उनका स्वागत है। ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी जुस्तजू व तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। तो नाजरीन, अपनी जुस्तजू, अपनी तलाश जारी रखें और ख़ुद को बिखरने ना दें। वक्त कठिन आएगा मगर टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, आगे की जानिब बढ़ते जाना है और कामयाबी यकीनन आपकी होगी। अभी आप एक मुख्तसर से गुफ्तगू सुन रहे थे पद्मश्री जनाब भारत भूषण त्यागी से। उनकी खिदमात सभी जानते हैं और उनके सफ़र पर जो बात हुई, यकीनन आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिला होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। राह में मुश्किलें आएंगी मगर उनको सर करना है और आगे बढ़ना है। और इसी के साथ प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में मुझे मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।